हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट जो बीएसओ और एसएसओ ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। 12 सेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह बोला गया था आरसी मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा आरसी मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था और सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया था तथा अपनी पुस्तक लिखी थी द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। याद रखेंगे यह इन्हीं का बुक है, आरसी मजूमदार का ही, जिसका नाम है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से इन्होंने 1957 में प्रकाशित किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। साथ ही जेम्स आउट्रम जो थे, तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, इन्होंने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। वहीं आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। और सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक थी असबाब ए बगावत। याद रखेंगे सैयद अहमद खान ने एक बुक लिखा था असबाब ए बगावत ए हिंद, यह 1859 में प्रकाशित हुई थी। साथ ही डिजराली ने बोला था कि 1857 राष्ट्रीय विद्रोह था। याद रखेंगे डिजराली का स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, 1857 राष्ट्रीय विद्रोह था, यह डिजराली के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, टैगा वन पाए जाते हैं। तो जो टैगा वन है यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। टैगा वन जो है यह दोनों गोलार्धों में 50 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। और टैगा वन क्षेत्र में औसत जो वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा तापमान जो होता है लगभग 10 डिग्री रहता है, जबकि औसत वार्षिक वर्षा जो होती है यह 75 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है, भारत की संसद में होते हैं। तो भारत की संसद में होते हैं, राष्ट्रपति शामिल होते हैं, राज्यसभा शामिल होता है और लोकसभा शामिल होता है। याद रखेंगे भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा यही तीन मूल रूप से शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के जो भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक, याद रखना है, अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संसद के गठन, संरचना, उसकी अवधि, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्ति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। तो व्यय का जो अनुमान होता है यह अनुदान अनुरोध के रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। यह सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सर्वश्रेष्ठ एवं लोकप्रिय माना जाता है। और अनुपातिक जो होता है प्रतिनिधित्व प्रणाली, यह करने के लिए दो पत्तियां होती है। एक होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरा होता है सूची प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। तो ये व्यापारी वर्ग हो जाएगा। व्यापारी वर्ग जो है यह भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार पर सम्मिलित नहीं है। और भारत में कांग्रेस के बाद सबसे पुराना दल यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही है। साथ ही याद रखेंगे कि 1917 में रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद 20 अगस्त 1920 को
एम.एन. राय ने ताशकंद के कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो प्रथम बैठक हुई थी यह कानपुर में सत्यभक्त की अध्यक्षता में हुई थी। याद रखेंगे, अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रथम बैठक हुआ था यह कानपुर में हुआ था और उसकी जो अध्यक्षता किए थे वह सत्यभक्त जी किए थे। वही कम्युनिस्ट पार्टी ने दिसंबर 1947 में घोषणा की कि भारत की आज़ादी झूठी है। याद रखना है, भारत की आज़ादी झूठी है, यह कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा दिसंबर 1947 में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा जो उदाहरण हो जाएगा वह चित्रदुर्ग और शिमोगा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। धारवाड़ की जो चट्टानें हैं यह भारत की सबसे पुरानी कायांतरित चट्टानें हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टान मुख्य रूप से अरावली में और छोटा नागपुर के पठार, मेघालय और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम में चट्टान का जो निर्माण होता है यह आर्कियन चट्टानों के क्षरण और अवसादन के कारण हुआ है। साथ ही याद रखेंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टान की खोज जो है सबसे पहले कनौट के धारवाड़ जिला में हुआ था और कर्नाटक के 3 जिले धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। साथ ही भारत में जो सोना होता है, सोना यह धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अंतर्गत कोलार एवं हट्टी की खानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है। तो हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह हो जाएगा काराकोरम। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय श्रेणी के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां आती है। साथ ही काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। और भारत की जो सर्वोच्च चोटी केटू है या गॉडविन अष्टू यह काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। काराकोरम श्रेणी जो है यह पश्चिम में पामीर की घाट से मिल जाती है और दक्षिण पूर्व में यह कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। साथ ही याद रखेंगे कि हिमालय पर्वतमाला में मुख्य रूप से 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो हमारा आंसर इसमें काराकोरम ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वह है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो बनिहाल दर्रा है यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। याद रखेंगे, जो बनिहाल दर्रा है यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और 1956 में बनिहाल दर्रा में एक सुरंग बनाई गई जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था, जवाहर सुरंग। और बनिहाल दर्रा जो है यह समुद्र तल से 2835 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। याद रखेंगे, यह 2835 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और जोजिला दर्रा जो है, तो जोजिला दर्रा यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। याद रखना है कि जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। 2018 में लेह में एशिया का सबसे लंबी जोजिला सुरंग का शिलान्यास भी किया गया था। और जो लिपुलेख दर्रा है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और जो बोलन दर्रा है, तो बोलन दर्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है जो क्वेटा को जैकोबाबाद से जोड़ता है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो बोलन दर्रा है यह पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान के क्वेटा को जैकोबाबाद से जोड़ता है। नेक्स्ट है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। मौर्य काल में चोरी को छुपाने या टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में अत्यंत कठोर दंड का प्रावधान था, जैसे कैद था, कोड़े मारना था, अंग भंग करना, मृत्युदंड। और कारीगरों की अंग क्षति करने पर और करों की चोरी तथा राजकीय धन घोटाला करने वालों को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। वहीं अर्थशास्त्र से पता चलता है कि युक्त नामक अधिकारी या प्रायः धन का अपहरण या घोटाला करते रहते थे। साथ ही याद रखेंगे कि मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत यह भूमि कर था और यह उपज का 1/6 होता था। भूमि कर जो होता था 1/6 होता था। और मौर्य काल में जो लोग हैं अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देते थे, इसलिए भूमि कर को भाग कहा जाता था तथा राजकीय भूमि से प्राप्त आय को
सीता कहा जाता था। वहीं मौर्य काल में जो समाहर्ता था, यह समाहर्ता जो अधिकारी था, यह करों को एकत्रित करने वाला था, यानी करों को जो टैक्स को इकट्ठा करता था उसको समाहर्ता बोलते थे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो यह दी गई है अर्थशास्त्र के ग्रंथ में, यानी अर्थशास्त्र में दी गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। मौर्यकालीन समाज में विवाह विच्छेद की प्रथा थी और तलाक पति पत्नी की सम्मति से संभव था। मौर्य काल में पति के बहुत समय तक विदेह में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी, और पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बांध्य होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। नेक्स्ट है, मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो यह हुई थी जहांगीर के काल में। मुगल और मेवाड़ के जो राणा थे उनके बीच हुई थी चित्तौड़ की संधि। यह जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, और मेवाड़ की जो संधि हुई थी यह 1615 में की गई थी। याद रखेंगे, 1615 में मेवाड़ की संधि की गई थी। मेवाड़ की संधि में मेवाड़ और मुगलों का दीर्घकालीन संघर्ष यह अकबर काल से ही समाप्त हो गया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो मेवाड़ की जो संधि थी, मेवाड़ के राणाओं ने उस समय तक पालन किया जब तक कि औरंगजेब की नीतियों के कारण राणा राज सिंह को मुगलों का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है यह गाजीपुर में स्थित है। याद रखना है, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता को अंतिम रूप से पारित किया गया, जो सप्तयुग के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता को ही कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी और उसे भारत में ही दफनाया गया था। साथ ही कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। उसने थानों की स्थापना की तथा उनमें भारतीय दरोगा और सिपाही नियुक्त किए थे, और इसकी मृत्यु 1805 में बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वितीय कार्यकाल में हो गई थी। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हुई थी तो बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1784 में। याद रखेंगे, और इसके जो संस्थापक थे यह विलियम जोन्स थे, यानी विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और इस सोसाइटी के द्वारा पुस्तकों का अनुवाद किया गया, और विलियम जोन्स ने सेंड्रो कुट्स को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सबसे पहले पहचान किया था। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? तो भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध जो है यह अक्टूबर 1962 में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और चीन द्वारा 20 अक्टूबर को 1962 को अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया गया था, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के नाम से जाना जाता है। और चीन ने 21 नवंबर 1962 को भारत के आक्रमण करने से पूर्व ही एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करती थी। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं, और मैकमोहन रेखा जो है इसे 1914 में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, यह स्टेटमेंट सही है। संविधान 74वां संशोधन यह जो हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित नहीं है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन है वह पंचायती राज से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी जो हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है पंचायतों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित
छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को जो है काला रंग प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज में 5 रंग होते हैं। नीला होता है, पीला, काला, हरा और लाल होता है। इसमें नीला रंग जो होता है, नीला रंग यूरोप को दर्शाता है। याद रखेंगे, नीला जो होता है यह यूरोप को दर्शाता है। उसके बाद ओलंपिक में एक हरा रंग होता है। जो हरा होता है वह उत्तरी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया महादेश को प्रदर्शित करता है। और उसके बाद एक होता है पीला रंग जो होता है, तो पीला रंग जो होता है यह एशिया को दर्शाता है। और जो लाल रंग होता है, लाल रंग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका यानी दोनों अमेरिका कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। याद रखेंगे। साथ ही याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुई थी यह 1894 में स्टॉकहोम नामक स्थान पर हुई थी, जिसका जो मुख्यालय है यह लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह क्रिस्टी कोवेंट्री, यह पहली महिला हैं, अफ्रीकी भी हैं। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्तमान जो अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेंट्री, यह पहली अफ्रीकी महिला बनी है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत ने पहली बार एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। याद रखेंगे, यह 1928 में एम्स्टर्डम में हुआ था। और भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 बार 1928 एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजल्स में, 1936 में बर्लिन में और 1948 में लंदन में, 1952 में हेलसिंकी में और 1956 में मेलबर्न में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। और भारत ने अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक यह मॉस्को ओलंपिक 1980 में जीता था। याद रखेंगे, भारत ने अंतिम बार 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? जो टॉयलर पुरस्कार है यह पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, यानी पर्यावरण सुरक्षा के लिए टॉयलर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और टॉयलर पुरस्कार को पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार माना जाता है। टॉयलर पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1973 ईस्वी में जॉन और एलिस टॉयलर के द्वारा की गई थी। और 2022 का टॉयलर पुरस्कार जो है यह सर एंड्रयू हैंस को दिया गया था। वहीं 2024 में टॉयलर पुरस्कार जो है यह जोहान रॉकस्ट्रॉम को दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? ये हो जाएगा पंचायत। ऑप्शन ए सही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन जो है पंचायत स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्था के लिए आर्टिकल 243 में प्रावधान किया गया है। साथ ही याद रखेंगे, अनुच्छेद 243 के अंग के अनुसार पंचायतों का जो कार्यकाल है यह 5 वर्षों का होगा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ होता है विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्वलोकन के तहत न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनर्वलोकन या न्यायिक समीक्षा है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को 3 कोटियों में बांटा था। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यतः क्या शामिल है? तो इसमें हो जाएगा दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
दक्षिण एशिया यह विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का दक्षिणी भाग है, जिसमें एशिया के 7 देश शामिल है। और दक्षिणी एशिया का विशाल भूखंड उत्तर, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में ऊंची पर्वत श्रेणियों किर्थर, सुलेमान, हिंदुकुश हिमालय, प्यूगियोमा और अराकियोमा से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह भूमध्य रेखा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर लगभग साल भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर जो होता है वह सबसे कम होता है। साथ ही जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु के दिनों की अवधि के अंतर बढ़ते जाता है, जिससे विभिन्न ऋतुओं में प्राप्त होने वाली ऊष्मा में भी अंतर बढ़ जाता है। अतः अक्षांश के बढ़ने के साथ वार्षिक तापांतर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह बोला गया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। साथ ही याद रखेंगे कि जो रणजीत सिंह है इनका जन्म 1780 में चुकरचकिया मिसल में के प्रधान महासिंह के पुत्र के रूप में हुआ था और रणजीत सिंह 1792 में 12 वर्ष की अवस्था में चुकरचकिया मिसल के नेता बने और एक स्वतंत्र सिख राज की स्थापना भी की थी। साथ ही याद रखेंगे कि रणजीत सिंह की सरकार खालसा सरकार कहलाती थी, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे। और एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक थे विक्टर जैकविमो। विक्टर जैकविमो ने रणजीत सिंह की जो तुलना है नेपोलियन बोनापार्ट से की है, यानी उन्हें पंजाब का नेपोलियन बोला है। नेक्स्ट है वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो वह अवध प्रदेश था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अनुसार अवध के जमींदारों को उनकी भूमि वापस कर दी गई थी, लेकिन किसानों पर जमींदारों का नियंत्रण हो गया और वे मनमानी लगान वसूलने लगे थे। वहीं 1918 में मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी और बाबा रामचंद्र दास ने 1920 में जवाहरलाल नेहरू के साथ गांव का दौरा करके किसानों को जागृत भी किया था। नेक्स्ट है आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है। आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने के लिए जो फॉर्म 6B होता है उसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो फॉर्म 6 होता है यह नया वोटर कार्ड बनाने के लिए यूज होता है और जो फॉर्म 8 होता है यह मतदाता सूची में संशोधन के लिए यूज किया जाता है और फॉर्म जो 7 होता है यह किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे जो वोटर लिस्ट में फॉर्म 6 होता है यह नया वोटर कार्ड बनाने के लिए यूज होता है। जो 8 होता है यह मतदाता सूची में संशोधन करने के लिए होता है। जो फॉर्म 7 होता है यह किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा झारखंड, यानी पश्चिम बंगाल की सीमा जो है यह नेपाल से जुड़ी है, उत्तराखंड की भी जुड़ी है और बिहार की भी जुड़ी है। जो झारखंड है इसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं जुड़ी हुई है। साथ ही याद रखेंगे कि जो भारत और नेपाल के बीच सीमा है यह लगभग 1751 किलोमीटर तक है और नेपाल से भारत के 5 राज्य का सीमा लगता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था। तो जो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं
वह सत्येंद्रनाथ सान्याल थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सचिंद्रनाथ सान्याल एक भारतीय क्रांतिकारी थे और वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। साथ ही याद रखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का जो स्थापना हुआ था यह 1924 में किया गया था। 1924 में कानपुर में किया गया था और 1928 में इसका नाम बदल करके HSRA कर दिया गया था। और सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन यह क्रांतिकारियों की बाइबिल और गीता बन गई थी। और एक था नील दर्पण, तो नील दर्पण जो है यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी, जो बंगाली नाटक थी। नेक्स्ट है भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। इसके लेखक कौन थे? तो भारत एक खोज जो पुस्तक है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू 1942 से लेकर के 1945 तक महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में कैद किए गए थे। इसी दौरान भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा था। और भारत एक खोज 1986 में, याद रखेंगे, भारत एक खोज 1986 में श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित 53 एपिसोड की एक भारतीय टेलीविजन धारावाहिक श्रृंखला भी है। नेक्स्ट है पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी? तो पहाड़ी राज्यों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल राशि होगी वह होगी 1.3 लाख। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पुनर्गठित किया गया था और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत समतल क्षेत्र में आवास सहायता राशि यह 1.2 लाख था। 2 लाख है और केंद्र और राज्यों की सहायता अनुदान राशि का जो अनुपात है वह 60:40 है, यानी 60% केंद्र सरकार देता है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह रेशियो 90-10 का है। केंद्र सरकार 90% देता है और राज्य सरकार 10% देता है। नेक्स्ट है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो मराठी पाक्षिक जो बहिष्कृत भारत है यह डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को, याद रखेंगे, 3 अप्रैल 1927 को मराठी पाक्षिक जो बहिष्कृत भारत का प्रकाशन शुरू किया था और इसके जरिए उन्होंने ब्राह्मणवाद और मनुवाद को निर्णायक रूप से चुनौती दे दी थी। जुलाई 1924 में अम्बेडकर ने बॉम्बे में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बनाई थी। नेक्स्ट है पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किन टीमों को हराया था? तो जो पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का फाइनल हुआ था उसमें भारत ने इंग्लैंड की टीम को हरा दिया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप यह 17 से 23 मार्च 2025 तक वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? तो यह हो जाएगा असीरगढ़ का किला, यानी असीरगढ़ जो दुर्ग है इसे दक्कन की कुंजी माना जाता था। असीरगढ़ किला को अहिर राजवंश के राजा आशा अहिर ने बनवाया था और यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक गांव है जो उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र तल से 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है? टी हो जाएगा 5 आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन टी हो जाएगा। विश्व के 5 देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह रूप दिया गया है, जिसमें शामिल है अमेरिकी डॉलर, शामिल है ब्रिटिश पाउंड जो स्टर्लिंग है,
और जापानी येन है, यूरोपीय यूरो है और भारतीय रुपया है। जो अमेरिकी डॉलर है उसका साइन एस के जैसे होता है। उसके बाद ब्रिटिश जो पाउंड होता है वह ई के जैसे होता है। उसके बाद एक होता है जापान का येन होता है, यह वाई के जैसे होता है, कटा हुआ होता है। और एक यूरोपीय यूरो होता है वह सी के जैसे होता है। और जो भारतीय रुपया होता है यह हिंदी के र और आर के जैसे मिला होता है। नेक्स्ट है गोल कृमि जो नेमाटोड होता है, इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? जो गोल कृमि होते हैं उनमें श्वसन तंत्र जो होता है वह नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संघ एस्केलेमेंथिज होता है, इसको निमेटो हेलमेंथिज या निमेटोड अथवा गोल कृमि बोलते हैं। निमेटोड जो होता है इसका शरीर जो होता है क्यूटिकल और आवरित लंबा बेलनाकार होता है, धागे नुमा होता है और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। निमेटोड में खंडों का अभाव होता है और निमेटोड जो होता है यह जंतु एकलिंगी होता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, यह सही है। एंटीबायोटिक्स जुकाम और फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, यह भी सही है। अगला है एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। यह स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स औषधियाँ कुछ निश्चित जीवाणुओं के मोल्ड्स, फंजाई और बैक्टीरिया आदि से बनाई जाती है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहला प्रतिजैविक जो है पेनिसिलिन या कोको के द्वारा उत्पन्न किया गया था। नेक्स्ट है यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु मादक वाहक से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, वह रोग है, तो यह हो जाएगा लिंग सहलग्न अप्रभावी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अधिकांश जो लिंग सहलग्न होते हैं यह दशाएं अप्रभावी होती है, क्योंकि इस दशा में जो दो एक्स गुणसूत्र वाले एक व्यक्ति जो महिला में दोनों जीनों में परिवर्तन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अम्ल में एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के मांसपेशियों में इकट्ठा होने से थकान होती है। और लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा भी होता है और सिरका एवं अचार में एसिटिक एसिड पाया जाता है। याद रखेंगे, सिरका और अचार में पाया जाता है एसिटिक एसिड। वही जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड का जो उपयोग है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नेक्स्ट है अनुवांशिक इंजीनियर्ड अभियंत्रित जीवाणु किसके व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए हैं? तो ये प्रयोग किए जाते हैं मानव इंसुलिन में। अनुवांशिक इंजीनियर्ड जीवाणु यह मानव इंसुलिन के उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए हैं। और ई कोलाई को प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखला तैयार की जाती है और इसको समेकित करके ह्यूमलिन यानी मानव इंसुलिन तैयार किया गया है। इंसुलिन जो होती है यह रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है और यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लेंस की जो गोलाई है यह बढ़ जाती है, यह सही है। और इसमें लेंस की फोकस दूरी है यह बढ़ जाती है, यह गलत है। निकट दृष्टि दोष में ऐसा नहीं होता है। इसमें लेंस की क्षमता जो होती है यह भी बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें होता है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी जो है यह बढ़ती नहीं है, फोकस दूरी घट जाती है। और इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है और इन कारणों से वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह रेटिना पर न बन के रेटिना के आगे बनता है। साथ ही जो निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम लोग फोकस दूरी एफ का जो अवतल लेंस होता है उसका प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, निकट जो दृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए जो कॉनकेव लेंस होता है उसका प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वह रेनिन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है और रेनिन जो होता है ये रेनिन एंजाइम या दूध में घुली हुई प्रोटीन जो केसिन होता है उसको ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में दही के रूप में बदल देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो यह किया जाता है जाइलम के द्वारा। जाइलम ऊतक जो होता है यह जड़ों में जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है और दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना यह ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है यह पानी और खनिज पदार्थों को ले जाता है, जबकि फ्लोएम जो होता है यह फूड का संवहन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? तो इसमें जो है आहार का संघटक प्लवक नहीं होता है, मानव नहीं होता है, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप और बाघ नहीं होगा। यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आहार श्रृंखला जीवों की ऐसी श्रृंखला है जहां सभी जीव अपने भोजन स्रोत के रूप में अगले जीव पर निर्भर होते हैं और जीवों की श्रृंखला विविध जैविक स्तरों पर भाग लेकर आहार श्रृंखला बनाती है। आहार श्रृंखला जो होता है यह एक जलीय आहार श्रृंखला है, दूसरा वाला तो टिड्डा इसका भाग नहीं हो सकता है। और आहार श्रृंखला 3 होता है, इसमें भेड़िया, सांप, खाद्य और सभी मांसाहारी हैं। इसमें घास खाने वाला कोई भी शाकाहारी नहीं है, अतः घास आहार श्रृंखला 3 का भाग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। तो मुक्त रूप से गति करने वाले जो वस्तु हैं उसका उदाहरण समरूपीय त्वरित गति हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वस्तु के वेग में बराबर समानांतर में बराबर परिवर्तन हो रहा हो तो उसका जो त्वरण होता है वह समान होता है। और जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय गति पे मार्ग पे गति करती है तो उसकी गति को हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं। नेक्स्ट है किसी अयस्क के प्रद्रवण यानी स्मेल्टिंग ऑफ ओर्स का उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य होता है अवकृत करना। प्रदूषण में कुछ पदार्थ जिसे शुद्रावक कहा जाता है ये मिलाकर गलनांक बिंदु से ऊपर ताप पर गर्म किया जाता है जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होता है। नेक्स्ट है तेल अधिप्लाव यानी छलकन के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवंशिकता इंजीनियरी सूक्ष्मजीवी स्पीशीज किसकी है? तो यह होती है स्यूडोमोनास की। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करने के लिए जीवित सूक्ष्मजीवों का प्रयोग जैव उपचार यानी बायो रेमिडिएशन कहलाता है और पादपों की सहायता से मृदा एवं जल में उपस्थित प्रदूषकों के उपचार की प्रक्रिया को फाइटो रेमिडिएशन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है इसमें हो जाएगा आर्गन जो तत्व है इसमें बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं और आर्गन जो है यह प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। और आर्गन का जो खोज है यह किया गया था रैमजे के द्वारा। याद रखेंगे आर्गन का जो खोज है यह रैमजे के द्वारा किया गया था। और जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो लिख देता हूं मैं। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 होता है। साथ ही याद रखेंगे कि आर्गन का जो प्रयोग है यह विद्युत बल्ब में भरने के लिए किया जाता है और जो जेनॉन होता है यह सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस होता है। नेक्स्ट है
यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान जो है यह उसके वंशाणु यानी जीन का आधा भाग होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तियों में लिंग निर्धारण होने की प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं और व्यक्ति के लिंग निर्धारण में आनुवंशिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही याद रखेंगे कि एक होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है महिलाओं का बंध्यकरण, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और एक होता है वेसेक्टोमी, जो पुरुषों का बंध्यकरण किया जाता है उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। नेक्स्ट है, यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मल जल डाल दिया जाए तो उसकी जैविक ऑक्सीजन मांग जो है वह बढ़ जाएगी। ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अधिक मात्रा में जल मल बहाने से ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ जाती है, जो जल की जैविक ऑक्सीजन मांग के रूप में परिलक्षित होती है। तो जल की जो ऑक्सीजन की मांग होती है वह बढ़ जाती है। साथ ही जल में एक बीओडी का मान होता है, तो जल में अगर बीओडी का मान अधिक होने पर जल जो होता है प्रदूषित होता है, और जल का जो बीओडी का मान जितना कम होगा जल उतना ही स्वच्छ होता है। नेक्स्ट है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज किसकी पद्धति द्वारा प्राप्त किया था? यह था स्वपरागन पद्धति। इसके द्वारा F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज प्राप्त किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब एक फूल होता है उसका परागन उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागन बोला जाता है। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरी रात में भी अपना शिकार कर सकता है, इसका कारण है। तो इसका कारण होता है कि यह पराध्वनि तरंग को निकालता है। पराध्वनि तरंग जब किसी वस्तु से टकराती है तो परावर्तित हो जाती है, जिसे चमगादड़ एक्सेप्ट कर लेता है और पराध्वनि तरंग का प्रयोग करके चमगादड़ अपने शिकार को प्राप्त कर लेता है। साथ ही पराध्वनि तरंग के माध्यम से अपनी रक्षा करते हुए रात्रि में उड़ता भी है। चमगादड़ लगभग 1 लाख आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंग को सुन सकता है। नेक्स्ट है, ईका सिलिकॉन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो ईका सिलिकॉन है इसको जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही होता है, एक होता है ईका एल्युमिनियम। तो ये जब गैलियम होता है तो गैलियम को बोला जाता है ईका एल्युमिनियम। ईका एल्युमिनियम मतलब गैलियम होता है। वैसे ही ईका सिलिकॉन होता है, इसका मतलब जर्मेनियम होता है। उसी तरह से पोलोनियम होता है, एक जर्मेनियम ईका सिलिकॉन, हाँ एक बोरॉन होता है। ईका बोरॉन जो होता है वह स्कैंडियम होता है। नेक्स्ट है, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में जो प्रथम थे वह हो जाएंगे पुर्तगाली, जो 1498 ईस्वी में आए थे। वास्को डी गामा जो है यह गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो है कालीकट पे यह मई 1498 में पहुंचा था। और कालीकट के तत्कालीन जो शासक थे जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत भी किया था। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी प्रोत्साहन मिली। उसके बाद 1502 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे इंडिया में आए। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 1608 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है? तो यह होता है मीसोडर्मल ऊतक। अगर मीसोडर्मल ऊतक कैंसर होता है तो इसको सरकोमा बोला जाता है। सरकोमा कैंसर में जो संयोजी ऊतक होता है, हड्डी, कार्टिलेज, टेंडन, एडिपोज ऊतक या मांसपेशी, ये सभी प्रभावित होते हैं। और सामान्य कैंसर को कोशिकाओं के बगैर विभेदीकरण के अनियंत्रित बहुगण के रूप में परिभाषित करते हैं। ओंकोलॉजी होता है, यह जैव चिकित्सा का वह क्षेत्र है जिसमें ट्यूमर का अध्ययन और उपचार किया जाता है। और कैंसर जो होता है यह मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है कार्सिनोमस,
तो जो कार्सिनोमस कैंसर होता है इसमें स्तन, त्वचा, मस्तिष्क, फेफड़ा, आमाशय कैंसर शामिल होते हैं। और एक होता है सार्कोमस, तो सार्कोमस में होता है यह सनोजी एवं पेशी तक का कैंसर होता है। और एक होता है ल्यूकीमियाज, जो ल्यूकीमियाज कैंसर होता है यह अस्थि मज्जा और WBC से संबंधित कैंसर होता है। नेक्स्ट है प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? तो प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का जो रंग होता है वह लाल होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज होता है वह पीले रंग का हो जाता है। याद रखेंगे, अगर क्षारीय विलयन रहेगा तो मिथाइल ऑरेंज का जो रंग हो जाएगा वह पीला हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल होती है। तो किसी भी द्रव में ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है वह माध्यम के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के वर्ग के मूल के अनुपाती होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि ध्वनि की जो चाल होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी रूट अंडर होती है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के। नेक्स्ट है ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की जो मुद्रा है वह रियाल है। याद रखेंगे, ईरान की मुद्रा रियाल है। वहीं ईरान का एक पठार है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, जिसमें दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लुत मरुस्थल भाग है। कर्ना नदी जो है यह ईरान की सबसे प्रदूषित नदी है। याद रखेंगे, ईरान की कर्ना नदी यह सबसे प्रदूषित नदी है जो जगरांस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। वहीं कुवैत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसे बोलते हैं हम लोग कुवैती दिनार। इसकी जो राजधानी है कुवैत की वह कुवैत सिटी है। और जो मजलिस है यह मजलिस ईरान की संसद का नाम है। याद रखेंगे, ईरान की जो संसद का नाम है उसका नाम है मजलिस। नेक्स्ट है AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी से। यानी जो AB रक्त वाला होता है वह व्यक्ति सभी रक्त समूह जो होता है O होता है, A होता है, B होता है, AB होता है, सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, क्योंकि यह सर्वग्राही होता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और O रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है वह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त डोनेट कर सकता है, क्योंकि वह यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 19 फरवरी 2025 को किसने भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप के पदभार ग्रहण किया था? तो ये हो जाएंगे गणेश कुमार। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 19 फरवरी 2025 को गणेश कुमार ने भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था। और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखेंगे। और जो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनमें है सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। नेक्स्ट है मारिया विक्टोरिया या केजर थेल्विंग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है, जो डेनमार्क की है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मिस वर्ल्ड 2024 में चेक गणराज्य की हैं क्रिस्टीना प्लिश्चिकोवा, यह विजेता बनी है। अगला क्वेश्चन है प्रथम शौर्य वेद नाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पहला है शौर्य वेद नाम उत्सव। इसका जो आयोजन है यह मोतिहारी में किया गया है। हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रथम शौर्य वेद नाम उत्सव जो है इसका आयोजन 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में किया गया। और उत्सव का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना और युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। इस उत्सव का आयोजन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्वी चंपारण जिले में किया गया। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है? क्या थाईलैंड हो जाएगा। यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है। और वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री
पेंटोगटॉर्न शिनावात्रा है। याद रखेंगे, थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं पेंटोगटॉर्न शिनावात्रा और थाईलैंड की जो राजधानी है वह बैंकॉक है। बिम्स्टेक का छठा सम्मेलन 2025 में 2 से 4 अप्रैल के बीच में बैंकॉक में आयोजित हुआ था और इसका विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष पर है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड जो है पहले स्थान पर है। और वेल बीइंग रिसर्च सेंटर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से प्रकाशित है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 लगातार 8वीं बार फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया है। फिनलैंड के बाद जो है डेनमार्क है, फिर आइसलैंड और स्वीडन है। और इस वर्ष जो है 147 देशों की रैंकिंग में भारत का जो स्थान है 118वां है। याद रखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है 118वां रहा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं। तो स्थानीय सरकार के जो मंत्री होते हैं वे मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद है 74 है यह मंत्रिपरिषद से संबंधित है और अनुच्छेद जो 75 है यह मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व और अर्हताओं से संबंधित है। साथ ही याद रखेंगे अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का जो पहला सहकारी विश्वविद्यालय है यह आनंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारतीय संसद ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया है और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान का आनंद जो का नाम बदल करके त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि जो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान का नाम जो है बदल करके त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कर दिया गया है और इस विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो यह हो जाएगा पाइराइट, यानी पाइराइट के उत्पादन में भारत में बिहार का एकाधिकार है। पाइराइट खनिज का उत्पादन जो है यह रोहतास और कैमूर जिले में होता है और इसका खदान मुख्यतः कुटियारी और सोन घाटी में स्थित है। वर्तमान में इसका जो भंडार है वह लगभग 98 टन आंका गया है और इस खनिज के दोहन के लिए रोहतास जिला के अमजोर में पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल कंपनी की स्थापना भी की गई है। पाइराइट में जो लोहे की मात्रा होती है वह 46.6% होती है। याद रखेंगे, पाइराइट में लोहे की मात्रा 46.6% होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। तो इसमें जो है विंध्य पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग ऑप्शन डी सही हो जाएगा मेरा कि विंध्य हिमालय का दक्षिणी भाग में विशाल भूखंड प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है और प्रायद्वीपीय पठार का आकार जो होता है मोटे तौर पर यह त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार का जो शीर्ष सुदूर दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी है और प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। साथ ही याद रखेंगे जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां यह हिमालय पर्वत का विस्तार का हिस्सा है। नेक्स्ट है एजार कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। जो एजार कप है इसका संबंध है पोलो से। पोलो खेल परिसर को हम लोग फील्ड बोलते हैं। याद रखेंगे जो पोलो का खेल परिसर होता है उसको फील्ड बोला जाता है और हर्लिंगम खेल मैदान यह पोलो खेल से संबंधित है जो इंग्लैंड में स्थित है। पोलो खेल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वह 4 होती है और पोलो का खेल का जो जन्म हुआ है वह फारस में हुआ है। याद रखेंगे पोलो का जो जन्म हुआ है वह पर्शिया यानी फारस में हुआ है। नेक्स्ट है
वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है 2025 यह 24 से 28 फरवरी 2025 तक मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का जो थीम है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि रहा है। नेक्स्ट है, वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो वर्तमान में टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। भारत सरकार ने भाषा विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के तहत मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। तो पहले इसकी संख्या 5 थी, अभी पहले 6 थी और 5 ऐड हुआ है तो 11 हो गई हैं। यानी सबसे पहला जो है तमिल है। तमिल भाषा को 2004 में दर्जा दिया गया, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, साथ ही कन्नड़ को भी दिया गया 2008 में, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया। तो पहले 6 थी शास्त्रीय भाषाएं, फिर 2024 में मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली को जोड़ दिया गया। अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है 11 हो गई है। नेक्स्ट है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो जो सुभद्रा योजना है यह उड़ीसा में शुरू की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना का उद्देश्य है राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और यह धनराशि 10,000 की वार्षिक किस्तों में वितरित की जाएगी। इस योजना में 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये देने का वादा किया गया है, जिसका कुल आवंटन बजट है 55,825 करोड़। और इस योजना को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है लोक स्वास्थ्य का अनुरक्षण यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का जो अनुरक्षण है यह राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, सड़कें और पुल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन आदि है यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। राज्य की सुरक्षा का जो दायित्व है यह केंद्र सरकार के पास होता है।